जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे एक बड़ी खबर। मालदीव के रक्षा मंत्री का भारत में स्वागत देखकर बौखला गया चाइना, उठा दिया बड़ा कदम, विदेश मंत्री को तुरंत भेज दिया माले। जी हाँ, बताएंगे ऐसी कौन से मिर्ची लग गई चाइना को, क्या वो नहीं देख पाया जो भारत ने कर दिखाया। वहीं आपको बताएंगे भारत की मांग के आगे आखिर झुकना ही पड़ गया दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को। पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर फेर दिया पानी। बताएंगे क्या है मामला। तो वहीं बांग्लादेश ने बीएसएफ पर लगा दिया गोलीबारी का गंभीर आरोप, कह दिया सीमा पर भारत की फायरिंग में एक नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक हुआ घायल। जिसके बाद दोस्तों भारत का क्या रहा जवाब। तो वहीं अगर आप भी इस राज्य के शहर में रहते हैं तो 26 जनवरी से नहीं मिलने वाला है ऐसे पेट्रोल। बताएंगे दोस्तों क्या कदम उठाया है सरकार ने पेट्रोल देने को लेकर, सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मालदीव के रक्षा मंत्री का भारत में स्वागत देख बौखला गया चीन, तुरंत प्रभाव विदेश मंत्री को माले भेज दिया। जी हाँ, मुझू से की मुलाकात। दोस्तों चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने मालदीव की आकस्मिक यात्रा की और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के साथ द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर चर्चा की। भारत के साथ मालदीव की बढ़ती नजदीकियों के बीच चीनी विदेश मंत्री ने यह यात्रा की है। कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के सदस्य वांग ने अपनी एक यात्रा से लौटते वक्त शुक्रवार को माले में ठहराव के दौरान मुइजू से भेंट की। वांग ही माले तब पहुंचे हैं जब मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून भारत दौरे पर हैं। भारत में मालदीव के रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद कुछ महीनों बाद मुइजू ने पिछले साल जनवरी में चीन की यात्रा की थी। इसके बाद किसी बड़े चीनी अधिकारी की यह पहली मालदीव यात्रा थी। मुइजू की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहयोगकारी साझेदारी तक बढ़ाया और कुछ प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जी हाँ, ऐसे में चीन को मिर्ची लग गई कि भारत के साथ मालदीव के संबंध कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ तो अचानक मालदीव पहुंच गए। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों। लेकिन चीन की ज्वलनशीलता को क्लियरली दिखाता है ये खबर। तो वहीं आपको बता दें भारत की मांग के आगे आखिर झुक ही गया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर गया पानी। दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस महीने के अंत में भारत की यात्रा के बाद मलेशिया जाएंगे। राष्ट्रपति सुबियांतो इस साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। 1950 के बाद से ये चौथी बार है जब कोई इंडोनेशियाई नेता इस अवसर पर उपस्थित होगा। पहले राष्ट्रपति सुबियांतो के भारत के बाद पाकिस्तान जाने की उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार की नाराजगी को देखते हुए इंडोनेशिया ने प्लान को बदल दिया है। इसे पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ फिर से भारत विरोधी राग अलापने की तैयारी कर रहा था। भारत गणतंत्र दिवस पर हर साल किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है। 2024 में भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। इससे पहले 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत पधारे थे। ऐसे में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आगमन को दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को जोड़कर देखा जा रहा है। भारत ने डब्ल्यू बुश प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान ही नई दिल्ली आने वाले वैश्विक राजनेताओं के पाकिस्तान जाने की नीति का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसे डी हाइफनेशन नीति के तौर पर देखा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के प्रति अमेरिकी विदेश नीति को पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति से अलग करना था। भारत की इसी नीति के तहत फरवरी 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने एक महीने में अलग अलग भारत और पाकिस्तान की यात्रा की थी। जी हाँ दोस्तों, भारत कभी नहीं चाहेगा कि जिसको हम अतिथि के तौर पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर बुलाए, वो गणतंत्र दिवस को एंजॉय करके अगले ही दिन पाकिस्तान पहुंच जाए। एक तरीके से घनघोर बेइज्जती होगी भारत की। जी हाँ, लेकिन लगातार भारत की नाराजगी को देखते हुए इंडोनेशिया को आखिर झुकना ही पड़ गया। इतने बड़े मुस्लिम देश को भारत के आगे झुकना ही पड़ गया। तो वहीं आपको बता दें बांग्लादेश ने बीएसएफ पर लगाया गोलीबारी का गंभीर आरोप, कहा सीमा पर भारत की फायरिंग में एक नागरिक हुआ घायल। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ पर सीमा पर फायरिंग का आरोप लगाया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के कमांडर ने दावा किया कि चंपेनवाबगंज जिले के शिवगंज उप जिला में अजमतपुर सीमा के पास भारतीय सीमा सुरक्षा बल की गोली लगने से
एक बांग्लादेशी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शुक्रवार रात की है। घायल व्यक्ति की पहचान शिवगंज के बागी चापारा निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम के रूप में हुई है। 59 बीजीबी बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलाम किबरिया ने बताया कि अजमतपुर सीमा पर फेंसेडील की तस्करी करने की कोशिश करते समय शाहिदुल बीएसएफ की गोली लगने से घायल हो गया। घटना के बाद शाहिदुल घायल होने के बावजूद बांग्लादेश में वापस भागने में सफल रहा। उसने घटनास्थल पर फेंसेडील की 25 बोतलें, एक चाकू और एक टॉर्च से भरी बोरी छोड़ दी। ऐसे में नौगांव में धमोइर हाट उप जिला में बस्ताबार सीमा पर बीएसएफ द्वारा कांटेदार तार की बाड़ के निर्माण को लेकर भी उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी और बीएसएफ के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बांग्लादेश से जुड़ी खबर, जहां पाकिस्तान माना लेकिन बांग्लादेश काट गया कन्नी। दोस्तों आईएमडी के जश्न में नहीं आने को लेकर बना डाला बहाना। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं सालगिरह से जुड़े समारोह में शामिल होने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है। मना करने के पीछे बांग्लादेश के अधिकारियों ने सरकारी खर्च पर गैर जरूरी विदेश यात्रा करने पर लगी पाबंदियों का हवाला दिया। बांग्लादेश मौसम विभाग यानी बीएमडी के कार्यवाहक निदेशक मोमिनुल इस्लाम ने शुक्रवार को एक महीने पहले आईएमडी से न्योता मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत मौसम विभाग ने हमें अपनी 150वीं सालगिरह से जुड़े समारोह में बुलाया है। हमारे उनके साथ अच्छे संबंध है और दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रहेगा। दोस्तों पाकिस्तान पहले ही इस आयोजन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन बांग्लादेश ने कह दिया है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। ऐसे में बांग्लादेश की नियति क्या है भारत को लेकर साफ झलक रहा है। तो वहीं बता दें, सिंगापुर के राष्ट्रपति 10 सालों के बाद आ रहे भारत, क्या सेमीकंडक्टर पर हो पाएगी कोई भी बात? बता दें, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और ये पिछले 10 वर्षों में किसी सिंगापुरी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा होगी। 14 जनवरी से 18 जनवरी तक चलने वाली अपनी यात्रा के दौरान शानमुगरत्नम दोनों देशों के बीच 2 महत्वपूर्ण कौशल विकास समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। पिछली बार किसी सिंगापुरी नेता ने 2015 में भारत का दौरा किया था, जब पूर्व राष्ट्रपति टोनी टेन किम यांग ने नई दिल्ली की यात्रा की थी। जनवरी में शानमुगरत्नम की राजकीय यात्रा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगी। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के नई दिल्ली और ओडिशा जाने की भी संभावना है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में वो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ साथ वो कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, जैसे कि जयशंकर जी, निर्मला सीतारमण जी, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आदि के साथ उनकी मुलाकात होगी। जैसा कि 10 सालों में कोई प्रधानमंत्री भारत आ रहा है सिंगापुर से, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी 13 जनवरी को जाएंगे कश्मीर सोनमर्ग टनल का करेंगे उद्घाटन, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर एसपीजी की नजर। उमर अब्दुल्ला ने भी देखी उद्घाटन की तैयारियां। दोस्तों सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जेड मोड सुरंग का सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी जी उद्घाटन करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने टनल की खूबसूरत तस्वीरें और एरियल व्यू वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए। यही नहीं, उन्होंने सुरंग के फायदे भी गिनाए। सीएम की पोस्ट के करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे साझा करते हुए लिखा कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में टनल से होने वाले फायदों के बारे में आपने सही बताया। तो उधर इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री उन निर्माण श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इस परियोजना को सफल बनाने के लिए काम किए हैं। सोनमर्ग सुरंग की इस परियोजना के उद्घाटन के साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक और अहम मील का पत्थर जुड़ जाएगा। ऐसे में लगातार मोदी सरकार में टनल जैसे बड़े मुश्किल से मुश्किल कार्य सफल होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, मुस्लिम देशों के संगठन ने पाकिस्तान में बुलाई समिट, तालिबान ने दिखा दिया ठेंगा। वजह भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन द्वारा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बुलाई गई एक समिट में तालिबान ने शामिल होने से साफ मना कर दिया। दरअसल मुस्लिम बहुल देशों में लड़कियों की शिक्षा पर चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में तालिबान नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन का आयोजन इस्लामिक सहयोग संगठन ने किया था, जिसका उद्देश्य तालिबान पर लड़कियों की शिक्षा पर लगे प्रतिबंध को हटाने का दबाव बनाना था। इस समिट का शीर्षक था मुस्लिम समुदायों में लड़कियों की शिक्षा, चुनौतियां और अवसर। जी हां, पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पुष्टि की है कि तालिबान सरकार को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर हम यही कहेंगे कि तालिबान जिस प्रकार से अफगानी लड़कियों पर, उनकी शिक्षा पर, उनको बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, वही ये सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने इस
शिक्षा पर होने वाले मीटिंग में भाग नहीं लिया। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरासर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की बहुत बड़ी गलती है, जो लड़कियों को आज भी दबाकर अपने देश में रख रही है। उनको आगे बढ़ने का कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत के विदेश सचिव की एक मीटिंग ने पाकिस्तान में मचा दिया हाहाकार। ऊपर से नीचे तक मच गया हड़कंप। जी हां, दुबई में तालिबान शासित अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बीच हुई मुलाकात ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को झकझोर दिया है। इस बैठक ने न केवल इस्लामाबाद को चिंतित कर दिया है, बल्कि विशेषज्ञों को काबुल के प्रति पाकिस्तान की नीति पर पुनः विचार की सलाह देने पर मजबूर कर दिया है। वहां ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया। जी हां, इस्लामाबाद में चल रही बंद कमरे की बैठकों में अफगानिस्तान के प्रति नीति पर गहन मंथन हो रहा है। पाकिस्तानी रणनीतिकारों का मानना है कि भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, लद्दाख में LAC के नजदीक 11 डिफेंस प्रोजेक्ट को वाइल्ड लाइफ बोर्ड से मिल गई मंजूरी। आखिर क्या है इसको लेकर सेना का प्लान? बता दें, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी NBWL ने लद्दाख में सेना के लिए 11 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट्स चीन सीमा के पास संरक्षित क्षेत्रों में है। इनमें दूर संचार नेटवर्क और गोला बारूद भंडारण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पिछले महीने हुई बैठक में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली NBWL की अस्थायी समिति ने यह फैसला लिया। ये फैसला LAC के पास सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सीमा पर सुरक्षा बढ़ेगी। इन प्रोजेक्ट्स से सेना को बेहतर संचार और संसाधन मिलेंगे। NBWL ने चांगथांग और काराकोरम नुब्रा श्योक वन्य जीव अभयारण्यों में निर्माण की अनुमति दी है। वहीं बता दें, यूनुस सरकार ने मानी अपनी गलती। अब बांग्लादेश में 7,294 लोगों की मौत पर कहा कि हम इसकी खुद जिम्मेदारी लेते हैं। जी हां, विवादों में घिरी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी एक बड़ी गलती मानी है और इसकी जिम्मेदारी ली है। सड़क परिवहन और पुल मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने शनिवार को कहा कि अंतरिम सरकार पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने में विफलता की जिम्मेदारी लेती है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश सड़क परिवहन प्राधिकरण के मुख्यालय में इस संबंध में हुई 2 बैठकों के बाद पत्रकारों को बताया कि मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सड़क दुर्घटनाओं और मौतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाने जा रहा है। तो उधर ट्रंप भले ही ग्रीनलैंड को सीधे ना खरीद पाए, लेकिन एक उपाय ऐसा है कि अमेरिका को आइलैंड पर वर्चस्व साबित करने का पूरा मौका मिल सकता है। वो क्या है तरीका आपको बता दें। अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए भविष्य में सेना का इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। ये डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। माना जाता है कि यह द्वीप खनिज संपदा से भरा हुआ है और अमेरिका, रशिया और चीन के लिए सामरिक महत्व रखता है। दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड 80% बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है और इसमें अज्ञात खनिजों की भरमार है। माना जाता है कि इसकी पिघलती बर्फ की चोटियों में अरबों डॉलर मूल्य के हाइड्रोकार्बन और अन्य संसाधन छिपे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में रुचि पहली बार 2019 में राष्ट्रपति के रूप में उनके पहले कार्यकाल के दौरान दिखाई थी और हाल ही में एक बार फिर द्वीप पर नियंत्रण पाने की इच्छा जताई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप तकनीकी रूप से ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप भले ही ग्रीनलैंड को सीधे तौर पर खरीद ना सके, लेकिन अमेरिका कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कोफा समझौते के माध्यम से संबंधों को मजबूत कर सकता है। अमेरिका के 3 प्रशांत द्वीप देशों माइक्रोनेशिया, पलाऊ और मार्शल द्वीप के साथ ये समझौते हैं। इन देशों को सामूहिक रूप से फ्रीली एसोसिएटेड स्टेट्स यानी स्वतंत्र रूप से संबद्ध राज्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, और ये समझौता ही अमेरिका को ग्रीनलैंड तक विशेष सैन्य पहुंच प्रदान करेगा, साथ ही इसकी रक्षा और अर्थव्यवस्था को भी सहायता प्रदान करेगा। वहीं बता दें, राफेल लड़ाकू विमानों से लैस हुआ तुर्की का ये सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी देश अब एर्दोगन के F-16 की खैर नहीं। जी हां, तुर्की का सबसे उग्र प्रतिद्वंदी ग्रीस अब राफेल लड़ाकू विमानों से लैस हो गया है। हेलेनिक एयर फोर्स ने आधिकारिक तौर पर 24 राफेल लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ग्रीस ने 9 जनवरी को तनागरा एयरबेस पर अंतिम राफेल विमान की अगवानी की। ग्रीस ने फ्रांस से 24 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की थी, जिसकी डिलीवरी अब पूरी हो चुकी है। ग्रीस ने शुरुआत में सिर्फ 18 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद में इसको बढ़ाकर 24 कर दिया गया। अंतिम 6 राफेल की खरीद पर मार्च 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। हेलेनिक एयरफोर्स का अंतिम राफेल फ्रांस के बोर्डो में स्थित डसॉल्ट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नॉन स्टॉप उड़ान के बाद ग्रीस के तनागरा एयरबेस पर उतरा। जी
हाँ, आपको बता दें कि ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर के द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। ये क्षेत्र तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार हैं। अब ऐसे में राफेल लड़ाकू जैसा कोई भी तकनीक तुर्की के पास नहीं है। तुर्की के पास वर्तमान में सबसे आधुनिक विमान F-16 है जो मेटियोर जैसी मिसाइल फायर नहीं कर सकता। तो वहीं आपको बता दें, जाते जाते अप्रवासियों को तोहफा दे गए जो बाइडन, ट्रंप के लिए भी फैसला पलटना हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो जाएगा। ऐसे में अप्रवासियों के लिए नरम दिली दिखाने वाले बाइडन ने जाते जाते भी अप्रवासियों को तोहफा दे दिया। बाइडन प्रशासन ने वेनेजुएला, अल सल्वाडोर, यूक्रेन और सूडान के 9 लाख से ज्यादा अप्रवासियों का TPS 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ये कदम ट्रंप के आने के कुछ ही समय पहले उठाया गया है। ऐसे में ट्रंप को आते साथ ही इस फैसले को बदलना आसान नहीं होगा। वहीं बता दें, मणिपुर से बड़ी खबर, जहां कांग पोकपी जिले के 2 गांवों में बड़ा कर्फ्यू। कामजोंग में असम राइफल्स के शिविर पर हमला। जी हां, मणिपुर में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा। रह रहकर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। कांग पोकपी जिले में अशांति के बाद जहां 2 गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं कामजोंग जिले में कथित उत्पीड़न और लड़की की ढुलाई पर प्रतिबंध के विरोध में भीड़ ने असम राइफल्स के एक अस्थायी शिविर पर धावा बोल दिया और उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। कांग पोकपी जिले में अशांति के बाद अधिकारियों ने शनिवार को 2 पड़ोसी गांवों में कर्फ्यू लगा दिया। तो उधर सीएम बीरेन सिंह की पहल नागा समुदाय के धार्मिक नेताओं से की है ये अपील। दरअसल मणिपुर में हाल के समय में अस्थिरता और संकट के लगातार बढ़ते हुए हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नागा समुदाय के नेताओं को शांति स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाने की अपील की। सेनापति जिले के मराम क्षेत्र में आयोजित 42वें मरालुई करलीमई सुइजोई किंग महासम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि वर्तमान समस्याओं के समाधान और शांति की बहाली के लिए एक तीसरे पक्ष की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चर्च और सामुदायिक नेताओं को अब जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि राज्य में शांति स्थापित की जा सके। वहीं बता दें, पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया सेना की चौकी पर ग्रेनेड हमले का केस। 3 आतंकवादी गिरफ्तार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और सेना के शिविर पर ग्रेनेड हमले की गुत्थी को 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उसने हमरे पट्टन में टियोटो रियवल सेना के शिविर पर ग्रेनेड हमले की गुत्थी 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। पुलिस ने 3 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बारामुल्ला का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फिरोज येहा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। दोस्तों, वहीं बता दें, पाकिस्तान बॉर्डर से रामलला के दर्शन करने पहुंचा मोहब्बत। 6 साल के बच्चे ने 1200 किलोमीटर लगाई दौड़। सीएम योगी जी हुए उसके मुरीद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के कार्यक्रम के उपरांत मंच पर 6 वर्षीय बालक मोहब्बत को सम्मानित किया। मोहब्बत पंजाब के फाजिल्का जिले के अबोहर कस्बे से शुक्रवार को अयोध्या से के सरयू तट पर पहुंचा। वो 14 नवंबर से दौड़ लगाना प्रारंभ किया था। 1200 किलोमीटर लगभग उसने दूर दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचा। दोस्तों, जिसके बाद हर कोई उसका मुरीद हुआ। तो वहीं बता दें, AI सम्मेलन में शामिल होने फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने खुद दी इसकी जानकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने फ्रांस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस में 10 से 11 फरवरी को होने वाले AI एक्शन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। शुक्रवार को 30वें राजदूतों के सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस 10 से 11 फरवरी को AI एक्शन सम्मेलन का आयोजन करेगा। वहीं बता दें, निज्जर हत्याकांड के आरोपियों को जमानत नहीं। जी हां, कनाडा की अदालत ने दिया यह आदेश। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में सभी 4 आरोपियों को जमानत की खबरों के बीच ब्रिटिश कोलंबिया की एक अदालत ने 4 भारतीय नागरिकों को जरूर हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगले महीने फरवरी में सुनवाई होगी। आरोपियों को 11 फरवरी 2025 को एक केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित रहना होगा। प्री ट्रायल एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा और नए साल शुरुआत में ट्रायल की तारीखें तय होने की उम्मीद है। वहीं बता दें, असम में HMPV का मिला पहला केस। 10 महीने के बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। असम में 10 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV संक्रमण का पता चला है। ये इस मौसम में असम में ऐसा पहला मामला है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चे का डिब्रूगढ़ स्थित असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज हो रहा है और अब इसकी हालत स्थिर है। तो वहीं बता दें, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट हुई जारी। आखिर किसको कहां से मिला मौका, बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के बचे 41 नामों पर मुहर लगाने के लिए शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक के अगले दिन बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा को करावल नगर से मैदान में उतारा गया, जबकि हरीश खुराना को मोदी नगर और प्रियंका गौतम को कोंडली विधानसभा सीट से उतारा गया। इस लिस्ट में 5 महिला
महिलाएं उम्मीदवार भी शामिल हैं। बाकी लिस्ट आप दोस्तों स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो उधर रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का सीएम फेस बताने पर केजरीवाल को अमित शाह जी ने दिया जवाब। दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए झुग्गी झोपड़ी के प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह जी ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का सीएम फेस बनाने को लेकर की भविष्यवाणी का भी जवाब दिया। अमित शाह जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के सीएम पद को उम्मीदवार की घोषणा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सम्मेलन में मौजूद लोगों से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी का सीएम चेहरा घोषित कर सकते हैं, जिस पर लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप दा वोट हासिल करने के लिए हर दिन वादे कर रहे हैं, लेकिन वे शहर के लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकते। शाह ने आश्वासन दिया कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए एक भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी। तो उधर आपको बता दें फिर करीब आ रहे हैं क्या उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी। संजय रावत ने गठबंधन की संभावना से नहीं किया इनकार। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर कहा था कि वे कोई शत्रु नहीं है। अब शिवसेना के सांसद संजय रावत ने भी नरम रुख इख्तियार किया है। रावत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य में गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए संजय रावत ने कहा कि हाँ, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में ना तो अस्थायी दोस्त होते हैं और ना ही अस्थायी दुश्मन होते हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण देते हुए कहा वे भी बीजेपी के सख्त विरोधी थे और अब वे बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए राजनीति में भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। वहीं बता दें महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खबर, मात्र 59 रुपए का इंश्योरेंस प्लान करेगा आपकी पूरी मदद। दोस्तों अगर आप भी महाकुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में जा रहे हो तो आपके लिए जरूरी खबर है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए फिनटेक कंपनी फोन पे ने एक नया इंश्योरेंस प्लान महाकुंभ मेला सुरक्षा लॉन्च किया है। इसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ साझेदारी में पेश किया गया है। ये इंश्योरेंस प्लान श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान होने वाले विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस प्लान की कीमत 59 रुपए से लेकर 99 रुपए तक है और इसमें 50,000 रुपए तक का मेडिकल और अन्य प्रकार का कवरेज दिया जाता है। इसके दो विकल्प हैं दोस्तों, यानी दो तरह के प्लान है। इसमें एक है सिल्वर प्लान, दूसरा है गोल्डन प्लान। सिल्वर प्लान जो बस और ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए है और गोल्डन प्लान है जो फ्लाइट से यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं। जी हाँ, ये प्लान 10 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक के लिए ही वैध रहेगा। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें अगर आप भी उत्तर प्रदेश के इस जिले में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर, इस जिले में 26 जनवरी से लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। आखिर क्या है वजह, किन को नहीं मिलेगा बता दें। नोएडा वासी अब अगर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन में पेट्रोल डलवाने पंप पर जाते हैं तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। 26 जनवरी से बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप से आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो अगर आपको इसकी आदत है तो इसको सुधार लीजिए दोस्तों। दरअसल परिवहन विभाग ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत की है। परिवहन विभाग ने जिले में जितने पेट्रोल पंप है सभी को नोटिस भेजकर नो हेलमेट नो फ्यूल स्लोगन के होर्डिंग लगाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने के भी आदेश दिए गए हैं, यानी कि अब आप बिना हेलमेट के पेट्रोल या फ्यूल नहीं डलवा सकते। ये नियम सख्त तरीके से लागू कर दिया गया है अभी नोएडा में। ऐसे में क्या आप भी नोएडा में रहते हैं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों भाइयों में साथियों में रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।